अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी आज की खबर तो यही है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद हुई आर्मी चीफ की जेर सदारत, उसमें एक बहुत ही क्लियर कट दो टोक मौकिफ जो है अफवाज पाकिस्तान का, पूरे इदारे का, वो सामने आ चुका है। और अगर अभी तक भी किसी किस्म का कोई इब्हाम था किसी हवाले से, या फिर आप ये कह लें कि कोई ऐसी अगर खिड़की दरवाजा या कोई आप समझ लें कि कोई ऐसा जरा दूर दूर का कोई खदशा भी था कि जी कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं या कोई फॉर्मूला तय पा सकता है, तो अब कोई चीज भी ऐसी बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो वो क्रॉस की बात करते हैं वो वाकई लगा हुआ है और उन्हें अलविदा कह दिया गया है। फिलहाल तो इस सियासत से उनको बिल्कुल खत्म शुद्ध करने की जो एक पूरी एक क्लियर कट किस्म की नजर आती है चीज, वो सामने नजर आ रही है। और वो क्यों मैं कह रही हूं, मैं अभी आपको इस बारे में तफसीलन बताती हूँ। थोड़ी सी ये भी जिक्र करेंगे कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की एक एफर्ट थी, वो क्यों कर जो है वो हमें लग रहा है कि कहीं पसे पुश्त रह गई है, वो भी कामयाब नहीं हो सकी। और आखिर में बात ये भी करेंगे कि जरदारी साहब किस गेम में इस वक्त मसरूफ हैं, बहुत उनकी 2-3 दिनों से एक्टिविटीज और बड़े अहम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले फॉर्मेशन कमांडर की बात हो जाए जी। फॉर्मेशन कमांडर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से एक बड़ी इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है और आर्मी चीफ की जेर सदारत ये पहली फॉर्मेशन कमांडर थी जो मुनक्किद हुई। और पहले ही दिन जो इसमें खास तौर पर सानिया 9 मई था, उसके हवाले से गौर खोज किया गया और उसमें तमाम तर बातों का जायजा लिया गया। शोहदा और उनकी फैमिली के साथ इजहार यकजहती किया गया, शोहदा की कुर्बानियों को खराजी अकीदत पेश किया गया। और इसके साथ साथ कुछ अहम चीजें जो हैं वो हैं जो मैं आपके साथ खास तौर पर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिकली वही वो चीजें हैं जो कि अक्कासी कर रही हैं आने वाले दिनों की कि क्या होने जा रहा है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौमे स्याह सानिया 9 मई के वाकयात की सख्त तरीन मजम्मत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़्म का इजहार किया है कि जी मजमूम मकासद के हुसूल के लिए, इसमें 5-6 चीजें हैं। पहली चीज, मजमूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। सिर्फ जो लोग वहां मौजूद थे वो नहीं सिर्फ बात हो रही, बल्कि दूसरे पॉइंट में बात हो रही है कि मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ भी कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। तीसरा पॉइंट, शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आईने पाकिस्तान के तहत हैं, इसके तहत ही इनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो तीसरे पॉइंट में यह वाजे कर दिया गया है कि जो लोग इसमें मुलविस थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे, उनको आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही ट्रायल किया जाएगा। तो इस पे भी क्लैरिटी है। और इसमें एक बात ऐड की गई है जो बड़ी क्लैरिटी से ऐड है, वो ये कि ये आईने पाकिस्तान के तहत है। तो इससे जो एक आपको ये नजर आ रहा था कि बहुत बात हो रही थी कि ये जो कोई खिलाफे आइन बात हो जाएगी, आर्मी अदालतों के तहत अगर ट्रायल हो जाएगा, तो उसको इन्होंने टोटली निगेट कर दिया है। चौथा पॉइंट, बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद है। तो अब ये जो एक इस वक्त आप देख रहे हैं, हमें नजर आता है पीटीआई की तरफ से और जनरली भी बहुत सी दीगर तंजीमों की तरफ से भी आवाजें जो उठ रही हैं कि इंसानी हुकूक की बड़ी खिलाफवर्जी हो रही है। तो उसके ऊपर भी बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने कहा कि जी ये इंसानी हुकूक के पीछे छुपने का जो आपका पूरा एक अमल है वो भी बेकार है, इसके पीछे छुपना बेसूद है। पांचवा पॉइंट, कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। यानी ये जो शवाहिद हैं ये नाकाबिले तरदीद हैं, इनफ हैं, और इनको आप अगर डिस्टॉर्ट करें या अपनी मर्जी का रंग देने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा। मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अजाइम को, ये छठा पॉइंट है, मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अजाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहाम पैदा करने की कोशिशों को भी आनी हाथों से निमटा जाएगा। और ये जो छठा पॉइंट था, ये किसी भी सहूलतकार के लिए हो सकता है कि जनाब अगर आपने भी बीच में आने की कोशिश की तो आपसे भी आहनी हाथों से निमटा जाएगा। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, बड़े क्लियर हैं, बड़े दो टोक हैं और अपना जो सारा मुद्दा है वो बड़ा साफ साफ बयान कर रहे हैं।
मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बता देती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो एक इससे एक तासुर मिलता है, उसमें ये बात तो बड़ी वाज़े नजर आ रही है कि नो मोर टॉक्स, कोई मुज़ाकरात, कोई फार्मूला, किसी किस्म की कोई गुंजाइश या कोई रियायत पीटीआई या इमरान खान के साथ नहीं होगी। तो ये तो अगर कोई सोच रहा था कि कुछ बैठ के बातचीत हो जाएगी या कोई मामला तय हो सकते हैं, तो अगर अभी भी किसी को ये कोई खुशगुमानी थी तो वो दूर कर ले कि फिलहाल इससे तो ये पता चल रहा है कि कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे और सिर्फ कार्रवाई होगी। और बड़ी क्लैरिटी से बता दिया गया है कि कार्रवाई होगी और तमाम मंसूबा साजों के खिलाफ भी होगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज तो हमें ये नजर आ रही है बज़ाहिर के जब मंसूबा साजों की बात होती है तो हुकूमत के मुताबिक तो मंसूबा साज इसमें खुद इमरान खान है और पीटीआई की दूसरी लीडरशिप है। तो जो लोग पकड़े गए हैं, जो वहां पर फिजिकली मौजूद थे और जो तोड़फोड़ में मुलविस थे, जिनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन वो जो आगे तफ्तीश में स्टेटमेंट्स देंगे या दे रहे हैं कि जनाब हम किसके कहने पर आए और किसके उकसाने पर आए, उनके स्टेटमेंट्स के तनाजुर में उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो मास्टरमाइंड है। और बकौल हुकूमत की अब तक की जो तफ्तीश है और जो चीजें आई हैं उसके मुताबिक तो वो सीधा क्लियर कट ये बताते हैं कि जनाब ये जो सारा मामला है ये पीटीआई लीडरशिप ने एक तयशुदा प्लान के तहत किया और इसमें पूरी प्लानिंग जो थी वो ज़मान पार्क में हुई, इमरान खान ने की और जो कोर कमेटी थी उसने की, जिस तरह भी जो इसकी लीडरशिप थी उस सब ने की। तो ये अब इसमें फिर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये जो सारा मुखातिब किया गया वो किसको किया गया, पहली बात। दूसरी जो इसमें बात है, जो दो मैसेजेस दिए गए हैं उसमें एक मैसेज ये दिया गया कि जो भी इब्हाम पैदा करने की कोशिश हो रही है, जो कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, यानी मेरी जाती नज़र में ये बेसिकली शायद इस तरफ इशारा है कि अगर ये कोई कोशिश की जा रही है कि जी ये कोई साजिश घड़ी गई थी और ये पूरा जो है जानबूझकर एक साजिश के तहत पीटीआई को ख़त्म करने के लिए किया गया ये वो, तो ये जो कन्फ्यूजन है ये फैलाने की कोशिश नाकाम होगी और इसके कोई शवाहिद नहीं है और ना ही ये जो सारा प्रोपेगेंडे का अमल है ये कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो ये भी बड़ी क्लैरिटी से बता दिया गया है। और तीसरा जो बड़ा अहम मैसेज है वो ये भी है कि जो इंसानी हुकूक के पीछे छुपने की कोशिश है, क्योंकि ये तो सब बात करते हैं जनरली आके कि जनाब जो 9 मई के लोग हैं जिन्होंने शरपसंदी की उनको जरूर पकड़ा जाए, लेकिन बहुत सारे लोग साथ ये बात भी करते हैं कि जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बड़ी हो रही हैं इसकी आड़ में, वो नहीं होनी चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो की जाए। कुछ मीडिया के लोग भी ऐसी आवाज़ें उठाते हैं और कुछ हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स की जो यहाँ पर तंजीम है उनकी तरफ से भी इस तरह की इंसानी हुकूक की तंजीम की सरबराह की तरफ जो पाकिस्तान में मौजूद है उन्होंने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इस किस्म की बात की और कुछ सोशल मीडिया पे तो शोर शराबा मच ही रहा था, तो वो भी बड़ी क्लैरिटी से बात कर दी गई। और मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक है कि जनाब ये बात सही है कि इमरान रियाज लापता है, लेकिन ये कोई खास इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो भी वापस। पहले भी आपने देखा है 2 लोग गए हैं, वो भी आ जाएंगे इमरान रियाज, तो ये कोई खास इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। फिर ऐसी भी हमने खबरें देखी हैं कि जो हमाद अजहर के 75 साल वालिद हैं या नदीम अफजल चंद के जो वालिद हैं 70-80 साल के, उनको भी उठा लिया गया बगैर किसी जुर्म के या उस तरह, तो ये भी कोई खास वैसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, हो जाता है गलतफहमी में कोई उठा ही लिया जाता है। तो अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो कोई इंसानी हुकूक की बड़ी खिलाफ वर्जी हो गई है तो आप चुप करके बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। छोटी मोटी इतनी बड़ी आबादी कुछ ना कुछ इस तरह के मामला तो हो जाते हैं। फिर इसी तरह कुछ लोग ये बड़ी खबरें दे रहे हैं कि जी खवातीन को उठाया जा रहा है या उनको जो है हरास किया जा रहा है या लोगों के घरों की दीवारें फैलांगी जा रही हैं, रेड्स किए जा रहे हैं, तो इस किस्म की बातें भी जो आ रही हैं तो उसमें भी यह है कि ये भी कोई इतनी खास चीज़ें नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो ये तो पुलिस का तरीकाकार आम तौर पर यही होता है कि अगर किसी बंदे को पकड़ना है, वो हाथ नहीं आ रहा, तो वो उनकी फैमिली के किसी बंदे को पकड़ के ले जाते हैं और जब उसको पता लगता है तो वो फिर ज़ाहिर है फैमिली की बंदे को छुड़ाने के लिए खुद ही सामने आ जाता है अगर रुपोश कहीं हुआ होता है। तो ये कोई नई ऐसी बात नहीं है जो बड़ी कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो गई है, ये एक तो नॉर्मल प्रैक्टिस है पाकिस्तान जैसी पुलिस के लिए। तो ये शोर शार जो आप मचा रहे हैं कि जी कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो गई हैं, गुफेंटी लग गई, कुछ हो गया, तो ये ऐसे ही फजूल बातें हैं और कोई ये फर्जी बातें हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है और ना कोई ऐसी परेशानी की बात है। जहाँ तक ये चीज़ें हैं कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि जी ठीक है जो शवाहिद हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं, इसमें कोई शक नहीं, वीडियोज़ मौजूद हैं,
ये और बात है कि कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं, अभी हम उस दिन एक जर्नलिस्ट की भी वीडियो देख रहे थे जो ये बात कर रहे थे, जी मैं सबसे पहले पहुंचा, जी मेरा कैमरा तोड़ लिया, मैंने वहां ये देखा। लेकिन दूसरी तरफ जो वो वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक शख्स जिसके बारे में पीटीआई की तरफ से ये पूरा नैरेटिव बनाया गया था कि जनाब आप ये शख्स जो है ये पता नहीं कौन है जो वह गला रहा है, जनाब उसके बाहर सूट में मौजूद है मुछों वाला शख्स, और बहुत सारे लोगों का ख्याल था, उन्होंने ट्वीट्स में लिखा हुआ था कि पता नहीं कोई एजेंसियों का आदमी है। तो अब वो बंदा भी पकड़ा गया, सामने भी आ गया, उसने अपने मुंह से इकरार कर लिया कि मैं एजेंसियों का बंदा नहीं हूं, मैं तो पीटीआई का बंदा हूं और जनाब मैं सारा कुछ जो है वो क़यादत के हुक्म पर ही कर रहा था वगैरह। तो ये जाहिर सी बात है, ये भी कोई आम बात तो नहीं है कि कोई खुद ही आके अपने मुंह से इकरार भी कर रहा है जैसे उसने कहा है। तो फिर देखें ना, दोनों तरफ की वीडियोस तो मौजूद ही हैं, लेकिन बहरहाल वीडियो वही क्रेडिबल है जो कि इस वक्त हमारे इदारों के पास है और जिसको वो समझ रहे हैं कि वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। तो उनकी बुनियाद पर बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए, होगी भी, आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे भी। तो अब ये जो चीजें हैं इससे ये 2-3 बातें तो नजर आ गई हैं कि फिलहाल इमरान खान साहब की सियासत में कोई स्पेस नहीं है। तो क्या कोई स्पेस जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब बनाने की कोशिश कर रहे थे? शाह महमूद कुरैशी साहब एक दफा फिर से जब ज़मान पार्क गए, 1.5 घंटा उनकी तवील मुलाकात हुई और जिसका मैंने कल जिक्र भी किया था, तो उससे ये तासुर मिल रहा था कि शायद वो जाके कोई फॉर्मूला देंगे कप्तान को कि भाई आप इस चीज पे कुछ अग्री कर जाएं तो कुछ हमारे लिए एक पॉलिटिकल स्पेस शायद बाकी बच जाए और फिर आगे के मामलात को हम देख सकें। और जराए ये खबरें दे रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब ऐसे किसी भी स्टेप बैक लेने के लिए तैयार नहीं हुए, ना वो कोई पीछे हटने के लिए हमें नजर आए, या आप दूसरे अल्फाज में कह ले जो बहुत से तज्जियाकार कहते हैं कि जी वो अपनी अना से पीछे नहीं हटने के लिए तैयार, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी वो डिटर्मिन्ड है। अब आप अपने तौर पर अपनी मर्जी से इसका तर्जुमा कर लें कि वो अना के हत्थे में चढ़े हुए हैं या फिर वो कोई एक उसूली मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्हें ये ज़रूर मैसेज दिया है कि अगर फिलहाल पीटीआई की क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में आ जाती है तो कुछ शायद पॉलिटिकल स्पेस मिल जाए पीटीआई को आइंदा इंतखाबात लड़ने के हवाले से। लेकिन इमरान खान साहब इस बात के लिए तैयार हैं कि उनको फिर सियासी शहीद ही बना दिया जाए, उन्हें खुद ही सजा दे के नाअहल कर दें, तो जिसने क़यादत संभालनी है संभालता फिरे। वो कहते हैं कि मैं जहां जब हूं तो मैं हूं, तो अगर खुद ही किसी ने मुझे मारना है तो मार के मुझे साइड पे कर ले, अगर इंतखाबी सियासत से मुझे दूर करना है तो मुझे नाअहल करके साइड पे कर दे, अगर मुझे सजा दे के कहीं बंद करना है तो सजा दे के कर दे। लेकिन जब मैं हूं तो मैं हूं, अगर नहीं हूं तो फिर जिसका जो दिल करता है, जिसके पास जितनी ताकत है वो उस हिसाब से मेरे साथ डील कर ले, सियासी शहीद बना दे मुझे, और फिर जो है वो शाह महमूद लीड करे या सद उमर लीड करे, जिसको मर्जी लीड करवा लें। तो अब ये क्या नुकसान की तरफ जाने की एक सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि बज़ाहिर हमें ये नजर आता है कि सख्तगीर मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी तक पीटीआई को एक कॉर्नर उसने कर दिया है। और हमने जो माजी की जमातों में यही देखा था, चाहे वो नवाज शरीफ की जमात हो या बेनज़ीर की जमात हो, कि ये लोग अगर इस तरह के किसी टफ सिचुएशन में फंसे हैं तो ये कोई ना कोई मामला तय करके इधर उधर हो लेते थे, चले जाते थे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेते थे, और फिर बाद में जब वो कभी काबिल कबूल होते थे दोबारा या उनकी दोबारा ज़रूरत पेश आ जाती थी तो उन्हें स्पेस भी मिल जाती थी। तो क्या इमरान खान साहब भी ऐसी किसी डील के लिए तैयार हैं, या दोबारा अब एक समझते हैं वो कि वो अगली बार का इंतजार करें कि कब वो दोबारा काबिल कबूल हो सकते हैं, या फिर अब वो इस बात पे तुले बैठे हैं कि अगर उन्हें सजा हो गई तो वो नेल्सन मंडेला बन जाएंगे, अगर उनको फांसी हो गई तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो बन जाएंगे, या अगर वो ये समझते हैं कि उनको किसी तरह नाअहल भी कर दिया गया तो भी क्या है, फिर कभी ना कभी उनके लिए जो है एक रास्ता खुल सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं अब बड़ी जनाब बंद गली में हैं और बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। दोनों तरफ से हमें एक एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन उसमें जो जीत है वो हमें जाहिर है, आपको भी पता है कि किसकी है। तो फिलहाल तो ऐसा ही है, अगर किसी को अच्छा लगे तो भी, अगर किसी को बुरा लगे तो भी। और इस सारी गेम में जो ये सारी एक एक्सट्रीम पोजीशंस की गेम है, उसमें जो डीलिंग व्हीलिंग के मास्टर हैं जरदारी साहब, वो इस वक्त बड़े हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जरदारी साहब ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं, बल्कि आजकल उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े डिसाइसिव किस्म के हैं। आप अभी उनका वो स्टेटमेंट देख लें जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये शहबाज शरीफ साहब को
थोड़ा अंडरमाइन किया है, बल्कि उनको एक मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊंगा इलेक्शन। तो ये भी एक मैसेज है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि आपकी कोई हैसियत नहीं है और इलेक्शन तो तभी होंगे जब मैं करवाऊंगा। और दूसरा उन्होंने जो मईशत के हवाले से स्टेटमेंट दिए हैं जी, $100 बिलियन वो कह रहे हैं जी मैं ज़र मुबादला का जो एक ज़खायर वहां तक लेके जाएंगे। वेरी गुड, अल्लाह करे वो कभी कामयाब हो जाए इसमें। लेकिन ये तो बहुत बार मौके मिले इन्होंने, तब तो हमने नहीं देखा कि कोई मईशत की इस तरह की सूरत हाल हुई होगी। और फिर एक और बड़ी अहम स्टेटमेंट के जो दिफा का बजट है वो तो बड़ा एग्जैजरेट करके लोग बात करते हैं, इतनी भी बात नहीं है। तो ये बड़ा अच्छे से वो इदारे के साथ जो अपने मामलात हैं उसको सेटल करके उन्हें अच्छी वाइब्स दे रहे हैं कि अच्छे पैगामात भेज रहे हैं कि देखें हम बहुत खैरखा हैं और हम आपके साथ हैं। तो हर तरफ से वो काफ़ी एक्टिव हैं। उधर से बेटे को उन्होंने पूरी दुनिया में घुमाया ताकि वो अपने लिए एक राह हमवार कर सकें। फिर जो पॉलिटिकली भी हम देख रहे हैं कि सिंध में तो वो जाहिर है अभी हैं ही मौजूद, और वहाँ पे अगली दफ़ा भी मुझे नहीं लग रहा कि उन्हें कोई थ्रेट है। और दूसरा पंजाब में भी अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस जो है उसको ज़्यादा फैला रहे हैं। तो उससे भी हमें नज़र आ रहा है कि साउथ पंजाब से और इधर उधर से लोग जमा करने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि पंजाब में भी उनको थोड़ी स्पेस मिले। थोड़ी उन्हें बलूचिस्तान में भी स्पेस ऑलरेडी मौजूद है उनके लिए, कुछ पार्टी के रहनुमा भी उधर शामिल हुए हैं तो वो भी है। कहीं ना कहीं कुछ आप पॉकेट्स में कह सकते हैं केपी में भी एक थोड़ा बहुत वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का। तो वो अब अपनी तौर पे बिल्कुल तैयार हैं कि अगला जो टर्म है उसमें बिलावल को वो अपना कैंडिडेट बनाएं वजीर आजम का। और PMLN अब इसमें क्या अपनी चाल चलती है, क्योंकि जुबैर साहब का बड़ा अहम स्टेटमेंट मैं देख रही थी कि जी नाअहली खत्म होगी नवाज शरीफ की और दोबारा वजीर आजम बनेंगे। मुझे अभी इसमें तो बहुत ज़्यादा करीब नहीं लग रहा ये मामला, लेकिन जरदारी साहब जिस तरह गेम ऑन कर रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि उनके लिए चीज़ें जो हैं वो शायद थोड़ी मजीद मुस्तकबिल करीब में बेहतर नज़र आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।